नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी कई सारे प्रश्नों को सॉल्व किया, तो आज हम लोग कुछ प्रश्न रह गए हैं जिसको बताना उचित समझा मैंने, इसीलिए उन चीज़ों को थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी दे देना चाहता हूं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में मैंने कुछ विस्तार से विश्लेषण मैंने नहीं किया था, उसको आज मैं कर देता हूं। जैसे देखिए, महमूद गजनवी, ठीक है, ये महमूद गजनवी के बारे में आप याद रखिएगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इन्होंने अपने साथ अलबरूनी को जो है ख्वारिज्म से लेकर के भारत आया था। ये मैंने पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, तो महमूद गजनवी जो है भारत में कितने बार आक्रमण किए हैं? तो 17 बार आक्रमण किए हैं। और सबसे जो प्रसिद्ध उनका आक्रमण है वो गुजरात का सोमनाथ का मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा कि उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया था। तो उनका प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा है या महत्वपूर्ण आक्रमण? तो गुजरात का सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, तो महमूद गजनवी भारत में कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। और उसका प्रसिद्ध आक्रमण या सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है? तो गुजरात का सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद कुछ पुस्तक है, जैसे यहां पर है आपका किताब उल हिंद। ये तो अलबरूनी की पुस्तक है, इसी को हम लोग तहकीक हिंद के भी नाम से जानते हैं, जो अरबी भाषा में है। उसके बाद देखिए राज तरंगिनी। तो राज तरंगिनी जो पुस्तक है, इसे प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसमें जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कलहन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो कलहन के द्वारा लिखा गया था। और कलहन ने किस शासक के शासनकाल में इसको लिखा था? तो राजा जयसिंह के शासनकाल में लिखा था। ठीक है, राज तरंगिनी में कितने तरंग है? तो 8 तरंग है, तकरीबन 8000 श्लोक है। ठीक है, 7826 के आसपास, वही मान लीजिए लगभग लगभग 8000 श्लोक है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना अनिवार्य है और जानिएगा जरूर। राज तरंगिनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहन के द्वारा लिखा गया है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और कलहन ने इसके किस राजा के शासनकाल में लिखा? तो राजा जयसिंह के शासनकाल में लिखा है। इसमें कुल मिला के 8 तरंग है, तकरीबन 7826, यानी कि लगभग लगभग 8000 इसमें श्लोक है। ठीक है, उसके बाद फतवा ए जहादारी के लेखक कौन है? तो फतवा ए जहादारी जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फतवा ए जहादारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ठीक है, तो इसी को मुझे डिस्कस करना था, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। इन चीजों को करना जो है काफी जरूरी है। तो उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां तक हम लोगों ने कर चुके हैं उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला है। मोरक्को है आपका अफ्रीका के आसपास। ठीक है, उसको मोरक्को से आया था। ठीक है, मोरक्को से जो है भारत आया था। तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का। उसके बाद देखिए, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक कौन है? बलबन कौन है? तो देखिए बलबन जो है, इसने लोह और रक्त की नीति को जो है अपनाया था। तो लोह बलबन के द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने कई सारे नगर को बसाया था। ठीक है, और कृषि के लिए जो है नहरों का जाल जो है फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद हो गया, ठीक है, कई सारे शहर को
जो है फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और कृषि के लिए जो है नहरों का जाल भी फिरोज शाह तुगलक ने जो है बनाया था। यानी कि नहरों का जाल किसने बिछाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के शासनकाल में जो इब्न बतूता भारत आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए किस, अच्छा यहां पर इब्न बतूता कब भारत आया था? तो ये भारत आता है 1333 ईस्वी में। ठीक है, कब भारत आता है? और देखिए इनसे जुड़ा हुआ, जैसे मैं लास्ट में कुछ चीजों को डिस्कस करूंगा कि कौन सा यात्री कितनी ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, तो इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अल्बरोनी जो है 11वीं सदी में भारत आया था, मार्को पोलो 13वीं सदी में, इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, तो अंत में मैं इन चीजों को, आप चिंता ना करें, इन चीजों को मैं आसानी से बता दूंगा ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इब्न बतूता कब भारत आया था? तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। किस यात्री को जो है महान घुमक्कड़ कहा जाता है? तो किस यात्री को महान घुमक्कड़, यानी कि वो घूम घूम के जो है चीजों को कलेक्ट करते थे और तथ्यों को इकट्ठा करते थे, वो थे इब्न बतूता। तो किस यात्री को घुमक्कड़ कहा जाता है? महान घुमक्कड़ किसे कहा जाता है? तो इब्न बतूता को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इब्न बतूता जब भारत आया तो उसने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम है रिहला। पुस्तक का क्या नाम है? रिहला। ठीक है, तो रिहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। ठीक है, यहां तक क्लियर? उसके बाद देखिए इब्न बतूता के अनुसार गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो भी इब्न बतूता के अनुसार जो भी गुप्त विभाग थे उन्हें दीवान इंसा के नाम से जाना जाता है। तो दीवान इंसा क्या है? तो गुप्तचर विभाग है। ठीक है, दीवान इंसा क्या है? तो गुप्तचर विभाग है। ठीक है, तो इब्न बतूता के अनुसार गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता है? दीवान इंसा। उसके बाद इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत के प्रांतों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो प्रांतों के विभाजन को इक्ता कहा जाता है। आपको पता होगा कि इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी और बड़े बड़े प्रांतों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता था, जिसे इक्ता कहा जाता था। और जिसे यह इक्ता दिया जाता था उसे इक्तादार के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के प्रांतों का विभाजन इक्तादारी प्रथा के नाम से जाना जाता है, जो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। तो इक्ता, ठीक है, तो दिल्ली में प्रांतों का विभाजन इक्ता कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? और इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ? इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा किस दिल्ली सुल्तान ने तांबे और लोहे के सिक्के चलाया? तो वही जो मैंने आपको कहा, पागल बादशाह ने तांबे और लोहे के सिक्के चलाए, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है तांबे और लोहे के सिक्के चलाए। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और लोहे के सिक्के चलाए। तो किस सुल्तान ने तांबे और लोहे के सिक्के चलाए? तो मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद देखिए बलबन, मैंने आपको बता दिया बलबन कौन है। लोह और रक्त की नीति अपनाते हैं, दिल्ली सल्तनत का ही है। ठीक है, उसके बाद आता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश ही है। ठीक है, और रजिया सुल्तान कौन है? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है और भारत की प्रथम महिला शासक और पहला मुस्लिम और अंतिम महिला मुस्लिम शासक भी है। ठीक है, प्रथम महिला शासक और प्रथम मुस्लिम महिला शासक और अंतिम महिला शासक ही रजिया सुल्तान है। याद रखिएगा, जो इल्तुतमिश की पुत्री है। तो एग्जाम में आए कि प्रथम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान। ठीक है, प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया याद रखिएगा इसको।
ठीक है। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। इल्तुतमिश जिसने इक्तादारी प्रथा को चलाया। इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। उसके बाद रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो भारत की प्रथम महिला शासक है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक है रजिया सुल्तान, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है इब्न बतूता के अनुसार गैर इस्लामिक अनुयायियों से कौन सा कर वसूला जाता था? तो जजिया कर वसूला जाता था, ठीक है। गैर इस्लाम जो होते थे, यानी कि हिंदू बौद्ध जो भी हो, उनसे जो है जजिया कर लिया जाता था, ठीक है। जो भी गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं थे, उन्हें उनसे जो है जजिया कर लिया जाता था। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान किसके आधार पर शासन करता था? तो शरीयत कानून के अनुसार जो सुल्तान शासन करता था, तो शरीयत कानून के अनुसार जो है सुल्तान शासन करता था। यानी कि सुल्तान जो है शासन करने का जो आधार था वो क्या था? शरीयत कानून, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इब्न बतूता के अनुसार हिंदू मंदिरों के किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन होता था? तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य जो है कुल मिलाकर के 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार का जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, जिसमें से एक है भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का नृत्य है। दूसरा है कथक जो कि उत्तर भारत का है। इससे ही मिलता जुलता एक आता है नाम कथकली जो कि केरल का है, ठीक है। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इब्न बतूता के अनुसार हिंदू मंदिरों में किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन होता था? तो भरतनाट्यम, ठीक है। इब्न बतूता के अनुसार हिंदू मंदिरों में किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन होता था? तो भरतनाट्यम, ठीक है। यहां आंसर हो गया। अब हम लोग कुछ इससे हटके पढ़ते हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 शास्त्रीय नृत्य है। पहला हो गया भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक, कथक हो गया आपका उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आता है कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8। भरतनाट्यम, ठीक है, तो भरतनाट्यम से याद रखिएगा भरतनाडु, भरतनाडु नाम से याद रखिएगा भरतनाडु, यानी कि भरतनाट्यम का तमिलनाडु। कुचिपुड़ी, देखिए कुचिपुड़ी, कच्चा पूड़ी कौन बनाता है? जो आदमी अंधा होता है, ठीक है। ऐसे करके याद रखिएगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष को जो है हट नहीं कर रहा हूं, बस मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, ठीक है। तो कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश। कथक, कथक हो गया आपका उत्तर भारत। कथकली हो गया केरल, ठीक है। मोहिनीअट्टम हो गया केरल, ठीक है। ओडिसी उड़ीसा, ये सब चीजों को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत काल के दरबार में किस भाषा का प्रचलन था? तो इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत के दरबार में किस भाषा का प्रचलन था? तो देखिए एक तो वहां पे फारसी बोला जाता था, ठीक है, ठीक है, एक तो फारसी बोला जाता था और दूसरा यानी कि पर्शियन, और दूसरा हिंदवी। हिंदवी और पर्शियन भाषा का ही सबसे ज्यादा प्रचलन था, ठीक है। नहीं, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत काल के दरबारी भाषा क्या थी? नहीं नहीं, इब्न माफ कीजिएगा, पर्शियन जो है वो आपका मुगल काल का था, दिल्ली का नहीं है, सॉरी। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा है वो हिंदवी थी और उर्दू थी। कौन? हिंदवी
और उर्दू। हिंदवी होता है पुरानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण, जिसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो है हिंदवी के नाम से जानते थे या हिंदवी के नाम से पुकारते थे। पुरानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण को ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हिंदवी के नाम से पुकारा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, ठीक है, हिंदवी और उर्दू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी, ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ लिया? तो पहला हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले अलबरूनी आया था 11वीं सदी में। ठीक है, उसका 13वीं सदी में आता है मार्को पोलो। ठीक है, 14वीं सदी में आता है इब्न बतूता। उसके बाद आता है हमारा 15वीं शताब्दी में जो है अब्दुल रजाक। ठीक है, अब्दुल रजाक आ रहा है। ठीक है, तो अब्दुल रजाक किस देश का यात्री था? तो पर्सिया का यात्री था। पर्सिया कौन है? यानी कि फारस। फारस बोले तो ईरान का, जो पर्सिया का ही अभी आधुनिक नाम ईरान है। ठीक है, तो ईरान का रहने वाला था अब्दुल रजाक। ठीक है, और वो जब भारत आता है तो फारस यानी कि पर्सिया का जो एक शासक है शाहरुख, उसी का राजदूत बनकर के जो है वो भारत आता है। और भारत जो है भारत में आकर के विजयनगर साम्राज्य के एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम था देवराय द्वितीय। उन्हीं के दरबार में अब्दुल रजाक आते हैं। तो याद रखिएगा, तो अब्दुल रजाक जो है किस देश का यात्री था? तो पर्सिया, यानी कि पर्सिया का ही अभी वर्तमान नाम है ईरान। ठीक है, ईरान भी नाम याद रखेगा, हो सकता है क्वेश्चन घुमा दे। पर्सिया, ठीक है, फारस, पर्सिया यानी फारस। और फारस देखिए याद रखिएगा, पर्सिया यानी फारस। ठीक है, पर्सिया हो, फारस हो, ईरान हो, एक ही है नाम। ठीक है, पर्सिया यानी फारस का ही अभी आधुनिक नाम ईरान है, याद रखिएगा। तो पर्सिया हो या फारस हो या ईरान हो, यह एक ही नाम है, याद रखिएगा। अब्दुल रजाक किस देश से आया था? पर्सिया, फारस, ईरान, एक ही नाम है। हो सकता है क्वेश्चन इधर उधर घुमाए। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पर्सिया, फारस या ईरान एक ही नाम है। अब्दुल रजाक किस देश से आया था? पर्सिया, फारस, ईरान एक ही नाम है, तो यानी पर्सिया, फारस या ईरान से आया था। अब्दुल रजाक भारत में किसका राजदूत बन के आया था? तो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि फारस, पर्सिया या ईरान का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था शाहरुख। उन्हीं का राजदूत बन करके जो है वो विजयनगर, भारत में विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के शासक होते हैं देवराय द्वितीय। उन्हीं के शासनकाल में वो भारत आया था अब्दुल रजाक। ठीक है, तो अब्दुल रजाक किसका दूत बन के आया था? तो शाहरुख का दूत बन करके आया था। उसके बाद अब्दुल रजाक जो है भारत कब आता है? तो 1482 ईस्वी। ठीक है, कितना में आता है? 1482 ईस्वी में। ठीक है, तो अब्दुल रजाक भारत कब आता है? तो 1482 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अब्दुल रजाक। उसके बाद अब्दुल रजाक 1482 ईस्वी में वो भारत आता है। अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि विजयनगर साम्राज्य में एक वंश है जिसका नाम है संगम वंश। उस संगम वंश के ही एक शासक हुआ करते थे देवराय द्वितीय। उन्हीं के शासनकाल में जो है भारत आते हैं। ठीक है, तो अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, और देखिए जब बात हो रहा है विजयनगर साम्राज्य का, तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो है कुल मिला के 4 वंशों ने शासन किया था। पहला है संगम वंश, दूसरा है सुलभ वंश, तीसरा है तुलभ, उसका बाद चौथा आता है आरावेडु वंश। ठीक है, तो अब्दुल रजाक जो है वो भारत आया था विजयनगर साम्राज्य में। तो वो किस वंश के शासक के पास आया था? तो संगम वंश के एक शासक हुआ करते थे देवराय द्वितीय। उन्हीं के शासनकाल में वो भारत आया था, याद रखिएगा।
पहले शासक देवराय, देखिए देवराय प्रथम, ये भी संगम वंश का शासक है। उसके बाद आया देवराय द्वितीय, उन्हीं के शासक हैं, ठीक है। उसके बाद कृष्ण देवराय, ठीक है। कृष्ण देवराय जो है, यह जो है ये ये संगम वंश के हैं और ये तुलु वंश के शासक है, ठीक है। कृष्ण देवराय तुलु, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक है। ये जब मैं विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था, तो विजयनगर साम्राज्य का एक वंश संगम वंश, उन्हीं के एक शासक हुआ करते थे देवराय द्वितीय, उन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रजाक भारत आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अब्दुल रजाक अपने भारत भ्रमण में किस ग्रंथ में लिखा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मतला उसदैन व मजमा उल बहरीन, ठीक है। अब्दुल रजाक ने अपने भारत भ्रमण को किस ग्रंथ में लिखा, तो अब्दुल रजाक द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उस ग्रंथ का क्या नाम है, तो मतला उस सदैन व मजमा उल बहरीन, ठीक है। मतला, ठीक है, मतला उस सदैन व मजमा उल बहरीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए कि अब्दुल रजाक ने किसे दुनिया का सबसे अच्छा, ये तो मैंने राज सरंगिणी के बारे में बता दिया और फतवा जहादारी, ठीक है, ये मैंने दोनों आगे ही बता दिया था, ठीक है। अच्छा, अब्दुल रजाक ने किसे दुनिया का सबसे भव्य शहर कहा है, तो अब्दुल रजाक ने दुनिया का सबसे भव्य शहर बताया है हम्पी को, किसे, हम्पी को बताया है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, हम्पी का और एक नाम हुआ करता था जिसका नाम है हस्तिनावती, ठीक है। हम्पी का ही एक और नाम है जिसका नाम है हस्तिनावती, और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। याद है, याद रहेगा तो, हम्पी क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, ठीक है। और याद रखिएगा ये विजयनगर साम्राज्य की जो है दूसरी राजधानी है, पहली राजधानी अनेगोंडी है, वो जब मैं विजयनगर साम्राज्य बताऊंगा आपको तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो पहला ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया ना, अब्दुल रजाक ने दुनिया का सबसे भव्य शहर किसे कहा, तो भव्य यानी विशाल शहर किसे कहा, तो हम्पी को, ठीक है, किसे, हम्पी को। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी मैंने आपको अभी अभी बताया, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है आपका हम्पी, और हम्पी का और एक नाम है हस्तिनावती। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं, तो विजयनगर वंश की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाई करते हैं। और याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है तुंगभद्रा नदी के तट पर, ठीक है। तो 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तुंगभद्रा नदी कौन सा है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन करता है, तो दो भाई है हरिहर और बुक्का, इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और विजयनगर साम्राज्य में कुल मिला के 4 राजवंशों ने, यानी कि 4 वंशों ने शासन किया है। मैंने अभी बताया, एक है संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, दूसरा है तुलक वंश, चौथा है आरावेडु वंश, ठीक है। तो विजयनगर से क्लियर हो गया कट, और जब मैं विजयनगर डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और एक बात मैं बता देता हूं कि याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो वही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना समझ में आ गया। तो दिल्ली सल्तनत का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक,
उन्हीं के शासनकाल में जो है विजयनगर की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा, चिंता ना करें, जब विजयनगर पढ़ूंगा तो डिटेल में तो बताएंगे। उसके बाद देखिए, अब्दुल रजाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कि कालीकट, ठीक है, गोवा और मुजरिसा। ठीक है, तो कालीकट कहाँ है? केरल में। ठीक है, गोवा कहाँ है? गोवा अपने आप में एक राज्य है, गोवा। ठीक है, उसके बाद है मुजरिसा, मुजरिसा भी केरल में है। ठीक है, तो अब्दुल रजाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा था? तो कालीकट, गोवा और मुजरिसा। ठीक है, उपयुक्त आंसर डी सही हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, अब्दुल रजाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के का क्या नाम था? तो अब्दुल रजाक के अनुसार विजयनगर में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे उसे पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पैगोडा क्या है? तो सोने का सिक्का है जो विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित था, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब्दुल रजाक के अनुसार कृष्णदेव राय ने किस साहित्य को बढ़ावा दिया? तो अब्दुल रजाक ने कृष्ण देव राय, यानी कि जो ये कृष्ण देव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के तुगलक वंश का शासक है। ठीक है, और इसके अनुसार जो इन्होंने जो है तमिल भाषा को, कन्नड़ भाषा को और संस्कृत भाषा को जो प्रोत्साहन दिया या बढ़ावा दिया। तो याद रखिएगा, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा और कन्नड़ भाषा को आप अगर लिख रहे हैं पेन में तो लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में। तो कृष्णदेव राय ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया साहित्य के उद्देश्य से? तो तमिल भाषा, संस्कृत भाषा और कन्नड़ भाषा। ठीक है, और याद रखिएगा तमिल कहाँ चलता है? तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ ये तेलुगु भाषा को प्रोत्साहन नहीं दिया था, लेकिन तेलुगु कहाँ की भाषा है? तो आंध्र प्रदेश की भाषा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा क्या है? तेलुगु है। तमिल कहाँ की भाषा है? तमिलनाडु की भाषा है। संस्कृत तो आप जानते ही हैं, संस्कृत उत्तर भारत में भी प्रचलित है, दक्षिण भारत की भी में भी प्रचलित है। ठीक है, और कन्नड़ जो है कर्नाटक की भाषा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, विठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। विठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है, और विजयनगर साम्राज्य की यह राजधानी है हम्पी, याद रखिएगा। उसके बाद महाबलीपुरम, महाबलीपुरम जो है ये भी याद रखिएगा यूनेस्को में सम्मिलित है, तमिलनाडु में ये पड़ता है। ठीक है, महाबलीपुरम जो यूनेस्को में सम्मिलित है, महाबलीपुरम। ठीक है, मंदिरों के लिए काफी प्रचलित है। उसका कटक है उड़ीसा में, सोमनाथ है गुजरात में। तो विठल स्वामी मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला आएगा फ्रांकोइस बर्नियर। ठीक है, उसके बाद आएगा फ्रांकोइस बर्नियर। तो फ्रांकोइस बर्नियर किस देश का यात्री था जो 17वीं शताब्दी में भारत आया था? ठीक है, और समय है 1656 ईस्वी। तो फ्रांकोइस बर्नियर किस देश का यात्री था? तो फ्रांस का। ठीक है, फ्रांकोइस बर्नियर कहाँ का है? यात्री था, तो फ्रांस का यात्री था, और 17वीं शताब्दी में भारत आता है, और समय है 1656 ईस्वी में। तो फ्रांकोइस बर्नियर कब भारत आता है? तो 1656 ईस्वी में। और फ्रांकोइस बर्नियर यानी बर्नियर का पेशा क्या है? तो पेशे से चिकित्सक थे। ठीक है, पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे। कहाँ के चिकित्सक थे? तो फ्रांस के चिकित्सक थे। ठीक है, फ्रांकोइस बर्नियर या बर्नियर किस मुगल शासक के समय में भारत आया था? याद रखिएगा, औरंगजेब के समय में भारत आया था। ठीक है, औरंगजेब के समय में भारत आया था। और आपको पता है कि इसी फ्रांकोइस बर्नियर ने कहा था कि अकबर और औरंगजेब की तुलना जो है की थी, तो उन्होंने पाया था कि अकबर का जो शासन वो काफी अच्छा है, और अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। ठीक है, आपको पता है। तो फ्रांकोइस बर्नियर मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। ठीक है,
तो फ्रांकोइस बर्नियर किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो औरंगजेब के समय में भारत आया। ठीक है, तो अकबर के बारे में 2-3 पॉइंट याद रख लीजिए। अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का जो है निर्माण कराया था। ठीक है, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर ने जो है न्याय की जंजीर टांगी थी। ठीक है, और कई सारे बागों का निर्माण कराया था। औरंगजेब के बारे में आप जानते हैं। अब आ गया फारुखसियर, तो ये भी एक मुगल बादशाह ही है, औरंगजेब का पौत्र है फारुखसियर। ये क्या करता है कि अंग्रेजों को जो है 1717 में फारुखसियर जो है फारुखसियर जो है 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करता है और फ्री व्यापार करने का जो है अनुमति देता है, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो फारुखसियर क्या करता है, 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो फ्री व्यापार करने का अनुमति किसको देता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्रांकोइस बर्नियर का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रेवल इन द मुगल अंपायर, क्योंकि उन्होंने मुगल अंपायर के बारे में लिखा था, इसीलिए बर्नियर का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम पड़ता है ट्रेवल इन द मुगल अंपायर। ठीक है, फतवा जहादारी आपको पता है, फतवा जहादारी किसने लिखा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर का दरबारी भी हुआ करता था अबुल फजल। ठीक है, उसके बाद है आपका बाबरनामा, ये बाबर के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है बाबरनामा, ये बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। तो अकबरनामा, अबुल फजल, फतवा जहादारी, जियाउद्दीन बर्नी, ट्रेवल इन द मुगल अंपायर, बर्नियर की पुस्तक है। तो याद रखिएगा फ्रांकोइस बर्नियर का जो यात्रा वृत्तांत है, ये पुस्तक है, वो क्या है? ट्रेवल इन द मुगल अंपायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फतवा जहादारी मैंने बता दिया, बर्नियर जियाउद्दीन बर्नी का है। उसके बाद अकबरनामा अबुल फजल, अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर का दरबारी हुआ करता था अबुल फजल। उसका बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा, स्वयं बाबर ने इसको लिखा है। बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर की आत्मकथा बाबर ने खुद लिखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो फ्रांकोइस बर्नियर के अनुसार जमीन से राजस्व वसूली को किस नाम से जाना जाता था? तो जप्ती प्रणाली। ठीक है, जप्ती क्या है? भू राजस्व वसूली, जो जप्ती कहलाती थी। तो फ्रांकोइस बर्नियर का जमीन के राजस्व वसूली को किस नाम से जाना जाता था? तो जप्ती प्रणाली। ठीक है, उसके बाद मुगल साम्राज्य में सूबे के विभाजन किस नाम से जाना जाता था? तो परगना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, परगना के नाम से सूबे का विभाजन परगना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है और अकबरनामा लिखा है। मैंने आपको बताया था आइन ए अकबरी किसने लिखा है? आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा है और अकबरनामा ने लिखा है। ठीक है, तो आइन ए अकबरी और अकबरनामा किसकी पुस्तक है? तो अबुल फजल की पुस्तक है। ठीक है, ये अकबर के बारे में लिखा गया है और अबुल फजल अकबर का दरबारी भी हुआ करता था। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। तो ऑप्शन हमारा ए और बी हो जाएगा, आइन अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक है। उसके बाद देखिए मुगल दरबार की प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो फारसी थी, यानी पर्शियन थी। ठीक है, मुगल दरबार की प्रशासनिक भाषा पर्शियन यानी फारसी हुआ करती थी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। मैं सारे जो भी यात्री आए थे, जैसे अल-बरूनी 11वीं सदी में आया। ठीक है, जो भी कितने शताब्दी में आए हैं, 11वीं सदी में, कोई 13वीं सदी में, कोई 14वीं में आया है। ठीक है, कोई 15वीं में आया है, कोई 17वीं में आया है। ठीक है, तो इन सबको मैं जब मैं कल आऊंगा वीडियो लेकर के,
तो उसको मैं डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप वीडियो को देखिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा हैंड रिटेन नोट्स बनाने का। खुद के लिखे हुए जो भी नोट्स होंगे वो आपको एग्जाम में काफी मदद देंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट तथ्य मैंने बताया उसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो अगला टॉपिक हमारा भक्ति आंदोलन से जितने भी प्रश्न हैं उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।